नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आप सबको नव वर्ष यानी 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश और दुनिया में हर व्यक्ति हर तरह से इस नए वर्ष में अपनी अपनी खुशियों को प्राप्त करे, एंजॉय करे, क्योंकि नव वर्ष किसी एक व्यक्ति या समाज के लिए नहीं, किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक शांति का संदेश लेकर आए, यही हम सबकी कामना है। लेकिन नव वर्ष में हिंदुस्तान किस तरह से बदलेगा, नव वर्ष में इस देश की सियासत किस तरह से बदलेगी, ये आज हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक अघोषित नियम लागू है, 75 साल में जबरिया रिटायर कर दिए जाने की। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, शांता कुमार, ये सब पहली पीढ़ी में 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के साथ ही मार्गदर्शक मंडल में ठेल दिए गए थे। अब मार्गदर्शक मंडल में क्या कोई वेटिंग लिस्ट भी है? वैसे मार्गदर्शक मंडल की सूची जब आई थी तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह भी उसमें थे। तो नरेंद्र मोदी जो 17 सितंबर को 75 साल पूरे कर लेंगे, क्योंकि 17 सितंबर 1950 उनकी जन्म तिथि बताई जाती है, तो क्या उसके बाद नरेंद्र मोदी खुद के ऊपर भी ये नियम लागू करेंगे? या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी जो 13-14 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी होने का दावा करती है, उसमें इकलौते ऐसे हैं जिन पर कोई नियम और बंधन लागू नहीं होता? यह सवाल लोगों के जेहन में तैर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का फैसला भी होना है, लेकिन बीजेपी के अंदर मोदी के बाद कौन, यह सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है। क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दोहरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय चलाने के साथ जेपी नड्डा यूं ही निभाते रहेंगे? क्योंकि अब तक ऐसा हुआ नहीं था कि 7-8 महीने कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री के साथ साथ भाजपा के अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को उठाता रहे। 1998 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में बतौर गृह मंत्री शपथ ले ली, उस वक्त ही यह तय हो गया था कि कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के अगले अध्यक्ष होंगे, और महीने 2 महीने में उनकी ताजपोशी भी हो गई थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उस वक्त के भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह गृह मंत्री बनाए गए, तभी यह तय हो गया कि अमित शाह अध्यक्ष बनेंगे। 2019 में जब अमित शाह राजनाथ सिंह की जगह गृह मंत्री बना दिए गए, जो उस वक्त भाजपा अध्यक्ष थे, तभी यह तय हो गया था कि अगले कुछ महीनों के दरमियान ही जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन अब नड्डा साहब का उत्तराधिकार किसे मिलेगा, यह सवाल है। तो इन सब से बड़ा सवाल कि नरेंद्र मोदी की जगह लोकसभा में, संसद में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे या विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा, यह सवाल भाजपा से लेकर संघ तक और देश के अंदर भी कौंध रहा है। इसलिए भी कौंध रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस मार्गदर्शक मंडल की बात थी, वो 2014 में भले ही बना, लेकिन बाद में भी उसे उसी रूप में आजमाया गया। चाहे कलराज मिश्र को छुट्टी देनी हो, चाहे कल्याण सिंह को राजभवन भेजना हो, राज्यपालों के ऊपर ऐसे नियम नहीं लगाए गए थे, लेकिन सक्रिय राजनीति करने वाले लोगों के ऊपर यह अघोषित नियम लागू था। राधा मोहन सिंह कैबिनेट में नहीं लिए गए क्योंकि वो भी 2024 में 75 की उम्र सीमा पार कर चुके। करिया मुंडा को 2014 में ही नहीं लिया गया। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के आगे भारतीय जनता पार्टी क्या देखेगी, या नरेंद्र मोदी व्यक्ति पूजा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबको पछाड़कर आगे निकल जाएंगे। बीजेपी के बारे में एक आम धारणा रही है कि संघ ही से चलाता है। संघ ही बीजेपी की असली ताकत है, असली न्यूक्लियस है। लेकिन संघ की क्या वैल्यू है कहने की जरूरत नहीं है। सरसंघचालक एक भाषा बोलते हैं और ऑर्गेनाइजर कोई और भाषा बोलता है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहे हैं। जेपी नड्डा तो 2022 में पटना जाकर क्षेत्रीय दल मुक्त भारत की बात भी करने लगे, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की बात से मोहन भागवत ना इत्तेफाकी रखते हैं। अब सवाल यह उठता है कि मोहन भागवत की कोई चलती जब नहीं थी मोदी जी के पूर्ण बहुमत की
सरकार के रहते हुए। तो आज नीतीश नायडू की बैसाखी पता नहीं कब तक रहे, और उस बैसाखी पर चली हुई सरकार, लंगड़ी सरकार कितने दिनों तक चलेगी, ये सवाल जब खड़ा हो तो सवाल ये उठता है कि लंगड़ी सरकारों की बैसाखियों के सहारे सवारी जिस सरकार की नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी को भी उनके बैसाखी के साथ साथ अब सहयोगी दल और मुख्य दल भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेंगे? कई सारे भावी उत्तराधिकार की रेस में पहुंचे हुए लोग तैयार दिखते हैं, कुछ खुलकर, कुछ थोड़ा सा खुलकर, और कुछ एकदम दबे ढके हुए उत्तराधिकारियों की बात करें तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, ऐसे कई नाम आते हैं। लेकिन नितिन गडकरी को छोड़ दें तो राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान ये कमोबेश नरेंद्र मोदी की उम्र के आसपास ही हैं। नितिन गडकरी की अवस्था थोड़ी कम है इन दोनों की तुलना में, लेकिन नितिन गडकरी को अपने ही शहर के नेता देवेंद्र फडणवीस से चुनौती है कि कौन रेस में आगे निकलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहने की जरूरत नहीं है किस रेस में है, और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में नंबर 2 अमित शाह की बात करें तो उनकी चर्चा के बिना तो ये चर्चा ही अधूरी रह जाएगी कि अमित शाह तो स्वाभाविक है कि जो नंबर 2 है वो रेस में आएंगे ही। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ही आए जो उनकी सरकार में गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री तक थे। अब सवाल उठता है कि अमित शाह को संघ में कितना समर्थन है, नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ने के लिए संघ और भाजपा कितना मना पाते हैं, और इन सब की बुनियाद पड़ती हुई दिखाई देगी भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में, जो नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरा करने यानी सितंबर 2025 के पहले ही जिस सवाल का जवाब मिल जाना है। अब ये संयोग है या प्रयोग मैं नहीं जानता, लेकिन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ये दोनों सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं। तो क्या मोहन भागवत खुद ये लकीर खींचेंगे कि वो सरसंचालक का पद छोड़ रहे हैं और तब नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ेगा? ये भी एक सवाल है। अगर मोहन भागवत नहीं छोड़ेंगे कुर्सी तो नरेंद्र मोदी के पास एक बहाना भी होगा कि भाई जब संघ प्रमुख नहीं छोड़ रहे हैं तो हम कैसे छोड़ दें। नियम हमेशा दूसरे के लिए बनाए जाते हैं, अपने लिए नियम नहीं बनाए जाते। और इसी परिस्थिति में भाजपा के अध्यक्ष पद पर क्या संजय जोशी और वसुंधरा राजे जैसे मोदी के विरोधी माने जाने वाले नेताओं की ताजपोशी तो नहीं हो जाएगी? याद रखिए, पार्टी व्हिप का सवाल भी बड़ा है कि लोकसभा में पार्टी व्हिप कौन होगा। अब ये पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला जो 2023 में महाराष्ट्र के मामले में आया, उसने पार्टी आलाकमान को बहुत ताकत दे दी। और जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला आलाकमान भी जेपी नड्डा की तरह हो। जेपी नड्डा साहब तो बड़े ही विनम्र आदमी हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, लेकिन पटना में परवरिश हुई है, तो पटना की सियासत भी उन्हें समझ में आती है, और हिमाचल की विनम्रता और पटना का जो तेज है, बिहार का जो तेज है, वो भी उन्हें विरासत में मिला हुआ है। और इन सब के सहारे वो नरेंद्र मोदी को भी खुश रखते हैं तो नीतीश कुमार को भी मनाने का काम कर लेते हैं। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी 75 साल पूरा होने के पहले ही इस सरकार को विसर्जित करवा देंगे, केंद्र की सरकार को, कि उनके बाद तत्काल कोई भाजपा का नेता प्रधानमंत्री न बने? यह भी एक सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के आगे, नरेंद्र मोदी के सामने कोई दिख जाए, ये मौजूदा दौर में तो मैंने नहीं देखा है। ट्रेन की हरी झंडी दिखाने के लिए जब अश्विनी वैष्णव की जगह नरेंद्र मोदी सामने होते हैं, फोटो फ्रेम में नरेंद्र मोदी दिखते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में गए तो बेचारे बाघ, बड़ी गुस्ताखी कर दी मोदी जी की शान में, वो दिखे ही नहीं। बड़े बड़े कैमरे लगाए गए थे, बड़े बड़े लेंस लगे हुए थे, महंगे कैमरे लगाए हुए थे, लेकिन हमें पता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कैमरामैन को पता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कर्नाटक के लोगों को पता था, भारत के लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उन बेचारे बाघों को क्या पता था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनके कैमरे के सामने दिखना जरूरी है, नहीं तो वो भी नहा धो के तैयार होकर कदम ताल करते हुए सामने आ जाते। वो बाघ बेचारे नहीं आए, बाघ ठहरे, वो नहीं आए। लेकिन 75 साल की अवस्था तो आनी है, वो बाघों की तरह पीछे नहीं छिप सकते, वो आ ही जाएंगे। तो 75 साल की अवस्था 2025 का साल, और वो साल जिसमें संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है, वो साल
याद कीजिए 1925 की बात करें, कानपुर कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत पहली बार की गई सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में, उसका भी 100 साल है। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी 75 साल वाले अपने तथाकथित थंब रूल से पीछे हट जाएगी। पीछे हट जाएगी तो भद किसकी पिटेगी? संघ की, भाजपा की, चुनावी हिंदुत्व की बुनियाद की, तथा कथित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पूरे नैरेटिव की, या फिर इस देश को रोज नए नए सिलेबस के साथ चुनावी हिंदुत्व के दायरे में मथने वाले उस पूरे के पूरे खेल की भद पिटेगी, जिस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी ही रिटायर होने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में बाल सुलभ कोई जिद पकड़ लेंगे कि वो हटेंगे नहीं। वैसे बाल सुलभ जिद आजकल लोग पकड़ लेते हैं, अब तो बाल बाबा भी हो गए हैं, पोर्टेबल बाबा, छोटे छोटे पोर्टेबल बाबा सामने आ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी पोर्टेबल नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़े नेता के तौर पर काबिज है, और हिंदुस्तान की राजनीति में जहां तक मेरी जानकारी है सिर्फ 2 नेताओं को मैं सबसे ऊपर मानता हूं। सबसे ऊपर इस मामले में क्योंकि जिंदगी में बिना कोई चुनाव लड़े, कभी कोई चुनाव न लड़े, न हारे, न जीते, सीधे मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने वाले 2 नेताओं को मैं बहुत ऊपर रखता हूं, राबड़ी देवी और नरेंद्र मोदी। राबड़ी देवी को जनता ने मुख्यमंत्री पद से हटाया था, तो क्या नरेंद्र मोदी के लिए भी जनता का इंतजार करना होगा? मशीनी लोकतंत्र और मशीनी व्यवस्था के दौर में जनता की कई बातें ही क्या मशीनों के माध्यम से सामने आती है? पता नहीं, जो लोग कहते हैं वो सही है या हम जो देखते हैं वो सही है। कोई एक सही हो, लेकिन लोकतंत्र सही होना चाहिए, और लोकतंत्र सही होने के दौर में नरेंद्र मोदी के ऊपर वो रूल लागू होगा या नहीं होगा जो रूल भारतीय जनता पार्टी ने अपने अब तक नेताओं के लिए अघोषित तौर पर बना रखा है। यही तो वो सवाल है जहां बीजेपी के अंदर की गुजरात लॉबी, बीजेपी के अंदर का संघ, बीजेपी के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग और उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सहारे सियासत का चाल चरित्र और चेहरा बदलने का जज्बा रखने वाले लोगों के बीच नरेंद्र मोदी, जो सबसे बड़ी उम्मीद थे 2014 में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच, क्या वो उम्मीद बदलाव की आहट से गुजर रहे भारतीय समाज के बीच एक अवरोधक के रूप में ही खड़े हो जाएंगे? वक्त के ऊपर इसे छोड़ते हैं, क्योंकि अभी भी 8 महीने और 17 दिन इस सवाल के जवाब के लिए बाकी हैं, तो इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।